नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी भारत। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 4 राज्यों के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक। और सबसे खास बात, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे 2018 से 2019 के बीच में। और सत्यपाल मलिक जी को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है और अक्सर वो अपनी स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरते हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि अभी पिछले महीने आपकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया, क्या उसको इस चीज से लिंक किया जा सकता है कि शायद आपका किसानों के मुद्दे पे बोलना, और उसके बावजूद जब आप गवर्नर भी रहे, आप गोवा में भी गवर्नर रहते हुए आप अक्सर बात करते थे कि गोवा में काफ़ी करप्शन है। फिर जब आप कश्मीर आए तो कश्मीर में भी आपने कहा कि करप्शन तो है ही, उसके अलावा आपको भी कुछ ब्राइब का मामला सामने आया था जब सीबीआई का मामला भी चला था। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो आपकी सिक्योरिटी हटाई गई है वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? देखिए, अभी तक कभी भी कश्मीर के गवर्नर के रिटायरमेंट के बाद उसकी सिक्योरिटी नहीं हटाई जा सकती। जो आपसे पीछे थे एनएन वोरा पहले रहे हैं। अच्छा। जगमोहन जी थे, डेथ बेड पे थे, तब भी सिक्योरिटी थी, उनको सबको है। और मेरी स्पेशली हटाई गई जबकि मुझे सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन था। कश्मीर की जो कमेटी है सिक्योरिटी की, उसमें लिखा था कि इनको घर भी देना चाहिए और Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है और यहाँ के मिलिटेंट से भी है। तो मैं तो नहीं कहना चाहता कि क्यों हटाई गई, बट आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों हटाई गई। सर, अगर हम थोड़े पन्ने पलट के देखते हैं तो मुरली मनोहर जोशी जी को भी अभी सरकारी बंगला अपॉइंट किया हुआ है, बहुत लोगों को, और उसके गुलाम नबी आजाद साहब की, अब तो वो पार्लियामेंटेरियन भी खैर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बंगला मिला हुआ है। अडवाणी जी को भी अभी बंगला मिला हुआ है। बट आप तो सर वेटरन हैं, उनको दे दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों है कि मतलब आपको सर कश्मीर भेजा गया और शायद ट्रस्ट बेस्ड इशू पे ही भेजा गया होगा? कि मेरा कुछ भी कहना इस पे ठीक नहीं है। लोग अपना नतीजा निकालेंगे, इनको जो करना करें, मैं आप परवाह नहीं करता। मुझे कोई खुशामद नहीं करनी सिक्योरिटी के लिए। नहीं सर, लेकिन एक मुद्दा ये भी तो है ना कि जब और लोगों की नहीं हटाई जा रही, स्पेसिफिकली आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या आपकी आवाज दबाने की कोशिश है? तो नतीजे आप निकालेंगे, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूंगा। सर, आपको क्या लगता है इस आइडिया के पीछे ये ब्रेन कौन है? इस आइडिया के पीछे तो जो सरकार है वही है। उसने ये है उनको कि घबराएगा, डरेगा, हमारी खुशामद करेगा। मैं तो आई गिव टू सिक्योरिटी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मरने वाले तो इंदिरा जी तो घर में सिक्योरिटी के हाथों मर गई थी। सर, आप कश्मीर में करीब 15 महीने के लिए गवर्नर रहे, तो सर 15 महीने में शायद आपने कश्मीर की नब्ज भी पकड़ी होगी। शायद आपने वो चीज़ें समझी जो टेलीविजन में या और प्रिंट चैनल्स में कभी सामने नहीं आता। तो अब जब आप गवर्नर नहीं है, मैं आपसे सर ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में मेन दिक्कत कहाँ है, या कश्मीर की मेन दिक्कत क्या है? कश्मीर की मेन दिक्कत है कि हम दिल्ली से कश्मीर को चलाते हैं, और दिल्ली में जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको कोई वहाँ का परसेप्शन नहीं होता क्या है। और 50% दिल्ली की गलती होती है, 50% कश्मीर के नेताओं की गलती होती है। सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर के नेताओं की गलती होती है, मुझे याद आया 2018 की बात है। आपने शायद जम्मू में, जब आप गवर्नर थे, आपने जम्मू में कहा था कि जो कश्मीरी नेता होते हैं दे आर डबल स्टैंडर्ड्स, दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि दिल्ली जब वो आते हैं तो वो एक अलग भाषा बोलते हैं और उतरते एयरपोर्ट पे वो हरा रुमाल निकाल लेते हैं। तो मतलब सर, मैं यही पूछना चाहूंगा कि 47 के बाद आपके हिसाब से सबसे काला इतिहास क्या था कश्मीर की इतिहास? उस सब में नहीं जाऊंगा, पर जो सबसे अच्छा पीरियड था वो गुलाम नबी आजाद का था। आपको लगता है सर कि ही बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई और सबका उनमें फेथ था और करप्शन भी नहीं था? तो आजाद साहब के टेन्योर के अलावा क्या अब्दुल्लाज और मुफ्तीज ने ही काफी समय तक डोमिनेट की है कश्मीर की नेशनल पॉलिटिक्स को? नहीं करना चाहता, सब जानते हैं, कश्मीर के लोग भी, बाहर के लोग भी, मेरा बोलना ठीक नहीं है। सर, जब हम इलेक्टोरल अलायंसेस की बात करते हैं, 2018 में जब आपने असेंबली डिसॉल्व करी कश्मीर पे, तो उससे पहले कुछ दिन तक ये स्टेटमेंट आ रही थी कि पता नहीं अभी क्या एटमॉस्फेयर रहेगा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर किस तरीके से आएगा, या अलायंसेस कैसे बनेंगे, क्योंकि एनसी और पीडीपी का साथ आना ये भी एक बहुत अचंभित चीज थी। लेकिन मुझे याद है शायद उस दिन छुट्टी थी ईद की, और आपको फैक्स भेजा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, लेकिन ऐसा कहा गया कि आपके
तरफ से जवाब आया था कि उस दिन शायद ईद थी और छुट्टी थी तो फैक्स रिसीव नहीं हुआ। फैक्स मशीन खराब थी, मैं चलानी नहीं जानता था, मेरा रसोईया भी छुट्टी पे था, कोई स्टाफ नहीं था, मैं 4 बजे वहां पहुंचा था। और सरकारें फैक्स से नहीं बनती हैं, सरकारें पहले आपकी मीटिंग होगी, मीटिंग आप में फेथ जाहिर करेगी, मेजोरिटी का प्रस्ताव पास होगा, फिर एलाइज भी यही करेंगे और वो सारी चिट्ठियां लेके गवर्नर को बाई हैंड दी जाती हैं। वो आपको डेट दे देता ओथ की, वो कोई काम इन्होंने नहीं किया, वो ट्वीट से सरकार बनाते रहे लोग। तो सर इन्होंने आपको फैक्स भेजा, दोनों ने, उमर साहब ने और मुफ्ती जी ने, तो क्या आपसे फोन पे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी, आपसे मिलने की कोशिश? मेरा तो फोन खुला रहता था हर वक्त, कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं तो की। मतलब आप कह रहे हैं कि उनका कोई कॉल नहीं आया? वो टेकन फॉर ग्रांटेड थे कि हमारी मेजोरिटी है, कल हमारी सरकार बन जाएगी, कि फैक्स भेजेंगे तो हो जाएगा। फैक्स भेजेंगे नहीं, ट्वीट करने से ही बन जाएगी। हाँ, उन्होंने खैर आप पे बाद में व्यंग भी कसा था जब ट्विटर पे उन्होंने फैक्स की फोटोज डाली थी। लेकिन सर एक ताजुब चीज ये भी थी कि ये जब मामला चल रहा था उसके कुछ समय बाद वो जो है, नाम भूल गया मैं उनका, कश्मीर के जो नेता है उसके, सज्जाद लोन साहब का भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि कश्मीर में वो अपनी पार्टी मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए वो खड़ा होना चाहते हैं और उनकी शायद 4 सीटें थी। उन्होंने मैंने उनसे खुद कहा था कि आप भी भेजो अपना जो सपोर्ट का हो चिट्ठी का। उन्होंने भेजा नहीं, इतना ही कहा कि मेरे पे 5 आदमी है, पर मेरी ओथ हो जाएगी तो मैं 1 हफ्ते में मेजोरिटी कर दूंगा। अब ये तो मेरा काम नहीं था कि मैं बिना मेजोरिटी वाले की ओथ कराऊं, फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग करे। लेकिन सर 4 सीटें होते हुए भी वो कैसे कह सकते हैं कि कह सकते हैं भाई, आजकल है ऐसा। मुझे इतना याद है कि उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि उन्होंने शायद आपके नंबर पे व्हाट्सएप किया था वो एप्लीकेशन, और उसके अलावा वो ये चीज़ कह रहे थे कि कुछ बीजेपी के अलायंस के साथ और प्लस 18 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स या वो लोग जो एनसी और पीडीपी से खफा हैं, वो लोग साथ में मिलके मेजॉरिटी क्लेम करना चाहते हैं। कुछ नहीं भेजा था उन्होंने, दूसरे उन्होंने जो कम्युनिकेट किया था वो मेरे एक पीए से किया था कहते हैं वो, लेकिन वो मेरा पीए नहीं था, पहले गवर्नर का पीए था। तो सर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो जब असेंबली डिसॉल्व हुई उस समय क्या माहौल था कश्मीर में? उस समय ये माहौल था कि इनकी मेजोरिटी थी, बट दे वर नॉट वाइज इनफ टू नो हाउ टू डू इट। अब सरकार कैसे बननी है मैं तो नहीं बताने जाऊंगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सरकार बनने के लिए पहले महबूबा की पार्टी की मीटिंग होती, वो लोग कहते हमने नेता चुन लिए महबूबा, हमारे पास इतना नंबर है। फिर उमर की मीटिंग होती, वो कहता हमारा इतना नंबर है, हम महबूबा को सपोर्ट करेंगे, और उसकी चिट्ठी और महबूबा के प्रस्ताव ये मेरे पास आते तो मुझे ओथ करानी पड़ती। देयर वाज नो अदर वे। तो आपका ये कहना है कि ट्विटर पे ये सब ट्वीट करने से या फैक्स भेजने से नहीं होता, इनको आना चाहिए था। जो होता है वो कागज लिखा हुआ देना होता। सर आपके मतलब पर्सनल रिलेशंस जब आप गवर्नर थे कश्मीर में, आपके महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला से कैसे रिश्ते थे? एक्सीलेंट, दोनों के घर होके आए मैं प्रोटोकॉल तोड़ के, जबकि जाता नहीं है गवर्नर किसी के घर। सर आपने 2018 के एंड में एक स्टेटमेंट दी थी कश्मीर में ही कि आप टेररिस्ट के बारे में कह रहे थे कि ये लोग वायलेंस करते हैं, लोगों को मारते हैं, इन लोगों को ये बंद करना चाहिए क्योंकि इनकी घाटी में जो प्रेजेंस है वो 250 के करीब है और उनका जिनसे मुकाबला है भारतीय फौज से वो दुनिया की तीसरी नंबर सबसे बड़ी फौज है। तो कोई फायदा नहीं उस चीज का करने का, और बातचीत करके भी चीजें सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन इस वायलेंस के चक्कर में लोकल्स भी मरते हैं जो इन्हीं के लोग हैं। तो इनको मारने से अच्छा है ऐसे लोगों को मारा जाए जो सालों से पॉलिटिक्स में रहते हुए लोगों को लूट रहे हैं। उमर इसी बात पे नारा, मैं इसी पे आने वाला था कि आपका सर इशारा किस तरफ था? इशारा तो इन सब की तरफ था भाई। द फैक्ट इज दैट दे ऑल हैव लूटेड कश्मीर। हु ऑल? लीडर्स जिनकी सरकारें रही। सर कुछ नाम तो बताइए। नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता, लोगों को पता है, परसेप्शन है वहाँ के नेताओं ने हमारा सब लूट के खा लिया। तो सर अगर हम एक नैरेटिव देखें, जैसे आपने शुरुआती में ही कहा कि कश्मीर को दिल्ली की निगाह से देखा जाता है हमेशा, तो अगर हम 47 के बाद से बात करते हैं, एक्सेशन की बात करते हैं, फिर हम 53 की बात करते हैं जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, उसके बाद इंदिरा और शेख अब्दुल्ला साहब का एकॉर्ड हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 53 के बाद से ही ऑटोनॉमी घटनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो पूरा चैप्टर 2019 के एब्रोगेशन के बाद बंद हो गया, फिर एक नया इतिहास स्टार्ट हुआ कश्मीर का। तो आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको लगता है कि 370 हटने के बाद
घाटी में कुछ बदलाव आया है? घाटी में ये बदलाव आया कि पहले वो समझते थे हम अलग मुल्क हैं, अब वो ऐसा नहीं समझते। तो आपको लगता है कि जो अब तो सेपरेटिज्म वाली हाँ, फीलिंग थी, एलियनेशन की फीलिंग, वो कम हुई है? सर जैसे जब 370 हटा तो जिस तरीके से हटाया गया, आपको लगता है कि वो तरीका सही था जब आप आज पीछे मुड़ के देखते हैं? बिल्कुल सही था। उसमें क्या गड़बड़ थी? पार्लियामेंट देखिए, पूरे चुनाव में मोदी जी ने कहा कि हम हटाएंगे और जीत के आगे, इसके माने पब्लिक का आपके लिए वो हो गया जिसको कहते हैं मैंडेट। फिर आपने पार्लियामेंट में पास करा दिया दोनों हाउसेस में जी, तो गलत क्या था उसमें? सर लेकिन 3-4 दिन हफ्ता पहले से ही एक पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हो गया, नेताओं को बंद कर दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो तो उपद्रव ना हो, जाने ना जाए, नुकसान ना हो, उसके लिए करना पड़ता है किसी भी सरकार को। और सर 370 हटने के पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, अगर आप अपने हिसाब से आप एनालाइज करें आज? मेरा कश्मीर पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं, अब मैं वहां हूं नहीं। जो नहीं सर, लेकिन आपके टेन्योर में वो हिस्टोरिक इवेंट्स हुए, मैंने वो सक्सेसफुली हटाया, मुझे एक भी गोली फायर नहीं करनी पड़ी, कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ किसी तरह का, एक कुत्ता भी नहीं भौंका, ये नेता गिरफ्तार हो गए, चिड़िया भी नहीं बोली। क्या सर 370 का जब हटाया और जब उसको यूटी में बदला गया, क्या वो सही कदम था? अब मैं इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं है। नहीं सर, आप तो इस चीज के तो पक्ष में थे ही कि 370 हटना चाहिए। इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं है। अभी सर अगर आज जैसे अभी आपने गुलाम नबी आजाद साहब की बात करी कि उनका टेन्योर बीइंग अ सीएम इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर इन कश्मीर, तो अभी कुछ दिन आई थिंक 2 हफ्ता पहले आजाद साहब की बुक लॉन्च थी नेहरू मेमोरियल में, तो वहाँ पे जो पूर्व सदर रियासत हैं कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह भी आए हुए थे, तो फ्रंट रो में फारूक साहब वगैरह सब बैठे थे, तो उन्होंने फारूक साहब को देखते हुए बोला था कि फारूक साहब बुरा मत मानिएगा कि बट सबसे अच्छा जो टेन्योर था चीफ मिनिस्टर का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के मामले में हो, चाहे वो कम करप्शन हो और हेल्थ में काम करने के मामले में हो, सबसे अच्छा आजाद साहब का रहा है। तो इसका 2 मतलब निकलते हैं कि एक तो वो आजाद साहब की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी शायद क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप तो सर 15 महीने में रहे हैं, आप हमेशा करप्शन की बात करते हैं, आपको लगता है सर ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया उस सेंस में? अब मैं वहां नहीं हूँ, मुझे क्यों कंट्रोवर्सी में डालते हो आप? तो फारूक साहब से आपके रिश्ते कैसे थे? सबसे अच्छे हैं और मैं दुआ सलाम बना के रखना चाहता हूँ। सर ये जो ब्राइब का मामला आया था कि 2 फाइलें हैं आपको क्लियर करने की? फाइलें नहीं थी, 2 मामले थे जो मैंने कैंसिल कर दिए थे, पर मुझे बताया गया कि उनमें बहुत बड़े पैमाने पर रुपया इन्वॉल्व था। आपको 300 करोड़? मुझे नहीं किसी ने ऑफर किया, ना किसी की हिम्मत थी, लेकिन पर मुझे बताया गया सेक्रेटरीज ने, और उन्होंने बताया कि साहब इसमें इतना मिल रहा था जो उसको वो कर रहे थे मामले को परस्यू। तो वो क्या उसमें, जैसे आपने पहले भी कहा, डॉक्टर राम माधव की इन्वॉल्वमेंट थी? 100 बार कह चुका मैं, कितनी बार कहलवाओगे आप? तो सर शायद कल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि सत्यपाल मलिक जी ने इस चीज के बारे में सवाल उठाया, तो शायद पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने लिया संज्ञान। आपको शायद सीबीआई से भी बुलाया था आपको? हाँ, आपकी मैंने उनको भी बताया कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें। सर अब जैसे आप लोकल नेशनल पॉलिटिक्स डोमेन में आप आते हैं, तो जो पूरी राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उसके अलावा जैसे हमने देखा संसद में उनको बोलने नहीं दिया गया, सबसे गलत काम था वो। पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका ये अधिकार था कि अगर उनके खिलाफ कोई लोग बोले हैं तो उनको जवाब देने का और एक्सप्लेन करने का अधिकार था, जो स्पीकर ने अलाउ नहीं किया। दैट वाज वेरी 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 रॉन्ग। तो सर मैं ये मतलब अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो सामने वाले को बोलने की भी एक इजाजत होनी चाहिए। Exactly. तो आप तो सर लीडरशिप, बीजेपी टॉप लीडरशिप के इतने साल साथ में रहे हैं, आपके मोदी जी के साथ इतने अच्छे संबंध रहे हैं, अमित शाह के साथ तो आपके अभी भी सबसे अच्छे संबंध रहे हैं आपसे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया 24 से पहले जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कि अचानक से ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो सिस्टम में हूँ नहीं, मुझे कोई अंदाज नहीं है क्या मानसिकता है, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नहीं सर, आप मतलब आप 40 साल से
एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं हैं। ये कैसे बता सकता हूँ उनके जहन में क्या है जब वो इस तरह के काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। मैं तो क्या ये क्या उनका खामियाजा 24 में उनको भुगतना पड़ेगा? सबको भुगतना पड़ता है। अडानी मुद्दे पे सर आप, अडानी मुद्दा तो हैज गॉन डीप डाउन लाइक बोफर्स। आपको लगता है कि लोगों के जहन में जा चुकी है वो अंदर बात? तक चला गया। अभी मैं एक गीत सुन रहा था, एक लड़की मौर्या करके गा रही थी, गांव की मीटिंग थी दलितों की, उसमें गा रही थी कि ये चाय वाला है ना गाय वाला है, अंबानी अडानी का ये लगता साला है, इसने देश बेच डाला। अगर लोकल लेवल पे ये फोक सॉन्ग्स हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? इट हैज गॉन डीप डाउन। तो क्या जब 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे लोकसभा के, तो आपको लगता है कि ये एक मुद्दा अडानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि पीएम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बोल नहीं रहे, कुछ कह भी तो नहीं रहे वो। पीएम कहाँ कह रहे हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनसे? वो जो 20,000 करोड़ का उठाया है इसने, राहुल ने, उसका कोई जवाब देना चाहिए। कहाँ से आया वो, किसका रुपया था? सर जब पुलवामा हमला हुआ था तो क्या बीइंग अ गवर्नर, क्या गवर्नर के ऑफिस को भी ये इंटेलिजेंस के इनपुट्स रहते हैं कि शायद, या कुछ, क्योंकि कुछ खबरें पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि देयर वर सम इंटेलिजेंट इनपुट्स की कुछ होने वाला है? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं था, पर वो तो रोज ही रहता है वहाँ, रोज सावधानी बरतते हैं वो। उसमें गलती क्या हुई है कि उन्होंने मिनिस्ट्री से मांगे थे प्लेन, इतना लंबा काफिला, हाँ, उससे नहीं चलता है, सीआरपीएफ ने सड़क से नहीं मूव करता है क्योंकि थ्रेट परसेप्शन है। तो उसमें राजनाथ जी ने मना कर दिया। अगर वो मुझसे मांगते तो मैं उन्हें 4-5 प्लेन का इंतजाम करवा देता। एनीवे वो इससे चले सड़क से। फिर जहां वो घटना हुई है वहां मैं गया था ग्राउंड पे, तो 8-10 किलोमीटर के रास्ते में 10-12 लिंक रोड मिलती हैं आके। वो जहां मिलती थी वहां कोई भी प्लेस दैट वाज नॉट मैन्ड, वहां एक जिप्सी खड़ी कर दो आप, वो टोकेगी उस गाड़ी को कि मत जाओ अंदर। कुछ नहीं था रोकने के लिए, मतलब वो गाड़ी आई, हाँ, रोड और वो घुस गई अंदर। तो ये सर, ये तो मतलब ये तो टोटल फेल्योर, सिक्योरिटी लैब्स था। यस। तो तब प्रधानमंत्री ने आपको कैसे कांटेक्ट किया? वो तो वहां थे, फोटो खिंचवा रहे थे उसमें, कॉर्बेट में। वो बाहर आए, किसी ढाबे से उन्होंने फोन किया था। क्या बोला उन्होंने आपको? क्या हुआ सतपाल, कैसे हुआ? तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे हुआ। तो आपने उनको ये वाली चीज भी बताई थी कि जिस, हाँ, मैंने सब बताया। उन्होंने कहा कि चुप रहो, भी मत बोलो, आके मैं दिल्ली तब बताऊंगा क्या करना है। तो फिर जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने तो सबसे पहले आपको रिंग किया होगा? उन्होंने नहीं, मुझे उन्होंने वो जो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो रहे लॉ में, तो अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि अभी इस पे ये चीजें मत बोलो, हमारा ये एंगल होगा, हम वो बोलेंगे। उस वक्त सारा हो गया था कि इसको पाकिस्तान पे डाल दो। अच्छा, उस समय ये हो गया था कि ये जो पूरा मसला हुआ है इसको पाकिस्तान पे, इसको अपनी इनकॉम्पिटेंस में मत रखो, पाकिस्तान पे डाल दो। चुनाव ही उस पे हुआ फिर सारा। तो सर आपको लगता है कि हमारे सिक्योरिटी लैब से हमारे 40 जवानों की मौत हो गई और उसको एक इलेक्टोरल मुद्दा बना दिया गया? देखिए, उसमें किसी ना किसी को पनिश किया जाना चाहिए था, चाहे वो राजनाथ सिंह से डाउन नीचे भी जो हो, जो भी रेस्पॉन्सिबल, चाहे वो सेक्रेटरीज हो या जो भी था, उनकी ड्यूटी थी टू अरेंज ए सेफ जर्नी टू आवर सोल्जर्स। तो सर आपको ये चीज चुभती है कि मतलब इस मुद्दे पे भी इलेक्टोरली खेला गया इस चीज को, कि किसी तो सेकंड कंट्री पे ब्लेम कर दिया गया? मत कहना ऐसे, मैं भी नहीं कहूंगा, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है बोलना। सर डोभाल साहब से आपके कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे हैं, अभी भी उनसे बातचीत होती है? आप कोई काम होता है तो हो जाती है, वैसे नहीं, पर हम वी आर गुड फ्रेंड्स। सर ऐसा मतलब अभी कुछ समय पहले जब एएस दुलत जो फॉर्मर आईबी चीफ थे और रॉ चीफ, उनकी एक किताब आई थी, मतलब उन्होंने लिखी है, बहुत सारी चीज़ें रिवील करी हैं उन्होंने, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक चैप्टर लिखा है डोभाल साहब पे, और आप तो सर डोभाल साहब के बहुत करीबी हैं। क्या लिखा? उन्होंने डोभाल साहब के बारे में लिखा है कि हालांकि डोभाल साहब उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो लिखते हैं कि डोभाल साहब जैसा ब्रिलियंट आदमी उनको टच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं वो किसी को नहीं पता। और उन्होंने इस तरीके से भी कहा कि जो 370 हटने का जो प्लान था, इट वॉज प्लान्ड बाय डोभाल साहब, और वो स्ट्रैटेजिक वाइज इम्प्लांट किया गया। सर आप इस चीज से कितना? नहीं, वो सारा अमित शाह साहब का किया हुआ था, 370 हटाने का।
तो ये बैकग्राउंड कब से चल रहा था? क्योंकि चल तो ये जब से सरकार बनी थी तभी से रहा था। पूरे कैंपेन में आपने बोला था हम हटाएंगे, पर कैसे हटेगी, क्या होगा, वो सब अमित शाह जी का था। तो उसमें डोभाल साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? डोभाल साहब तो बहुत चीज़ों में वैसे ही अपना वो ले लेते हैं। डोभाल साहब का उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसमें असली इन्वॉल्वमेंट थी लीगली क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो लीगल टीम में सर कौन था जो? उसमें अमित शाह साहब ने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके तब रास्ता उसका निकाला था। तो इसकी प्लानिंग आप कह रहे हैं बहुत पहले से थी, और इसमें मेन जो आदमी था वो अमित शाह था। फिर राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं थी, दैट वाज अरेंज्ड बाय हिम ओनली। सर और मतलब उन्होंने दुलत साहब ने डोभाल साहब के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि जहां पावर होती है, जहां सत्ता होता है, डोभाल साहब उस तरफ मूव करते हैं। वो तो दुलत साहब भी करते हैं, वो क्यों नहीं? तो वो फारूक अब्दुल्ला के आदमी माने जाते हैं कश्मीर में। हाँ, मतलब अगर आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो वो हमेशा एक एक्टिव एंगेजमेंट की बात करते हैं। उन्होंने अपनी किताब, जो पहले भी किताबें लिखी हैं, वो बार बार फारूक अब्दुल्ला साहब को कहते हैं कि ही इज़ आवर मैन। उन्होंने इस किताब में भी लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला इज़ आवर मैन। और जब कहीं से उनको एडवाइस किया जाता है, जब कुछ अलायंसेज वगैरह की बात चल रही थी, तो वो लिखते हैं कि जब उनको भेजा गया IB की तौर पर कश्मीर में, कि शायद ये 90s की बात है, तब उनकी मुलाकात होना चालू हुई थी, तो नई दिल्ली से ऑर्डर आए थे कि फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ रखो। तो आपको लगता है कि सर आज के समय में भी फारूक अब्दुल्ला और नई दिल्ली एक कड़ी है? नहीं, उतना नहीं, अब उतना नहीं है ये 370 हटने के बाद। और आज के समय में मतलब अब तो मनोज सिन्हा साहब हैं, LG हैं, वो तो कश्मीर के। आप उनका टेन्योर किस तरीके से देखते हैं? मेरा कमेंट करना ठीक है कैसे, आप बताओ। मैं सर आपसे बस, अगर आप सिर्फ, बिल्कुल नहीं बोलूंगा सिर्फ ऑब्जर्वेशन, आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ते होंगे। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, मुझे सब जानकारी है, पर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। आपकी सर एक किताब आने वाली है, उसमें लिखूंगा, उसको पढ़ना ध्यान से। सर कब तक आ जाएगी वो? आ जाएगी साल भर के अंदर। इस साल में आ जाएगी। और सर 24 का इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं आप? 24 के इलेक्शन में डिपेंड करेगा अपोजिशन के एटीट्यूड पे। अगर ये 1 वर्सेस 1, इनकी यूनिटी तो होगी नहीं, चुके सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये इतना कर दें कि एक उम्मीदवार जो बीजेपी का होगा उसके मुकाबले अपोजिशन का एक ही लड़े, तो बीजेपी हार जाएगी। कि टोटल ऑपोजिशन का एक और एक सिंगल। हाँ। सर लेकिन अगर हम ऑपोजिशन में देखें तो यहाँ तो सीरियस क्रैक्स हैं, TMC और आम आदमी पार्टी। लेकिन मुश्किल नहीं है, बातचीत चल रही है, लोग इसके दे आर रैलिंग राउंड दिस आइडिया 1 वर्सेस 1। सर आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी तो कुछ नहीं है, जो दोस्त लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ कभी कभी। क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में? हाँ, कैंपेन में रहूंगा मैं, चुनाव नहीं लड़ूंगा, बट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आप? कैंपेन में रहूंगा। किसके लिए करेंगे सर कैंपेन? जो बुलाएगा उसके लिए। आप सर हमेशा किसानों के हित की बात करते रहे तो हैं। मैं इसी में अखिलेश, जयंत, इन लोगों की मदद करूंगा। और किसी स्टेट में हरियाणा भी में हुड्डा की करूंगा। और किसी स्टेट में भी आम आदमी पार्टी? हरियाणा, राजस्थान। अच्छा, तो सर किसानों का मुद्दा क्या खत्म हो गया? कभी खत्म नहीं होगा जब तक किसान MSP पे तो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग बेईमानी कर रहे हैं। बल्कि सर जब आप मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी से, तो तब भी आपने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी कि आपने बोला था कि आपने उनको अपनी पूरी बात बताई कि हमें किसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से वो पीड़ित लोग हैं, उनको MSP नहीं मिलती है, तो कानून आना चाहिए। क्योंकि आपने अपने पुराने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर खुद लिखा था MSP के लिए, तो उन्होंने खुद वो रिकमेंडेशन देते थे कि MSP लानी चाहिए। बट ऐसा क्या हुआ कि जब वो नेशनल पॉलिटिक्स में दिल्ली के बारे में लोहिया ने कहा है कि दिल्ली एक वेश्या की तरह है, वो आदमी को बदल देती है। यहाँ आने के बाद आदमी जैसा होता है वैसा नहीं रहता है। तो सर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कब से जानते हैं? मतलब आपकी उनसे? मैं तो उनका प्रशंसक था जब वो गुजरात में थे। तो आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी उनसे? बहुत दिन पहले, नेशनल कमेटी में होती थी जब भी वो आते थे। आज से 20-22 साल पहले? नहीं 20-22 तो नहीं, 10-15 साल पहले। तो तब के प्रधानमंत्री मोदी और बहुत धरती आसमान का फर्क। क्या मेन फर्क है? यहाँ के आदमी भाई एब्सोल्यूट पावर हो गई, यहाँ मेजोरिटी की सरकार है। मेजोरिटी की है, केंद्र की है, सब स्टेट आपके नीचे हैं, तो आप में एक इनबिल्ट एरोगेंस आ जाती है।
तो आप समझते मैं ही दुनिया हूँ, मेरे से ही दुनिया चल रही है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब डिफरेंट थे, अब डिफरेंट है। तब थोड़े हम्बल थे, उनको पता था कि लोगों से बात कैसे करनी है, लेकिन अब उनमें एक तब शायद वो थोड़ा लोगों से बात करते थे, अब ये लोगों से बात नहीं करते हैं। तो शायद प्रेस से भी बात 9 साल हो गए, उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इसलिए सवाल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सब। तो क्या गुजरात के समय में भी उनको सवाल पूछना पसंद नहीं था? वो मैंने नहीं देखा था कि नहीं था, बट गुजरात में वो ही वॉज ए डिफरेंट मैन। तो सर अगर 24 में दोबारा बीजेपी क्लेम करती है मेजॉरिटी या किसी तरह इलेक्टोरल अलायंसेस का होता है, तो क्या दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को हम देख सकते हैं कि एक थर्ड टर्म आएगी उनकी? क्यों नहीं, जनता चुन लेगी तो आएगी, नहीं चुनेगी तो नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी में और कौन ऑल्टरनेटिव है? बहुत लोग हैं भाई, गडकरी हैं, सबसे बढ़िया तो गडकरी हैं जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। गडकरी जी ऐसे ही हैं, शायद कुछ ऐसे नेताओं में हैं जिनको ऑपोजिशन भी पसंद करती है। सब पसंद करते हैं। गडकरी जी के अलावा? उनके अलावा तो कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ एक खास तरह के लोगों के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बट उनके खास तरह के लोगों से मतलब सर? घंटा बजाने वालों के I don't think it will be a good day for the country to have a prime minister like Yogi. तो मतलब आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट और आइडियोलॉजी के लोगों के लिए ही वो सूटेबल है? और अमित शाह? अमित शाह इज ए कॉम्पिटेंट मैन। वो बन सकते हैं? वो बन सकते हैं, ये बन सकते हैं अपने गडकरी जी, अमित शाह जी, दे आर रियल फोर। तो राजनाथ सिंह जी भी ठीक हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल सरेंडर किए हुए हैं। सरेंडर किए हुए हैं मतलब? बोलते ही नहीं है कुछ भी। हालांकि प्रेस वगैरह में देते हैं वो इंटरेक्शंस वगैरह, बट आपको लगता है कि वो अब उस लेवल की नहीं है? छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहता उसमें। देखिए, एक फार्मूला समझ लीजिए जो मुझे एक बार वीपी सिंह ने कहा था जिस दिन मेरी ओथ हो रही थी एज मिनिस्टर, कि सत्ताल पैसा पैदा करके प्रधानमंत्री से नहीं लड़ सकते हो। प्रधानमंत्री से तभी लड़ सकते हो जब आपने पैसा नहीं पैदा किया हो। मैंने इस फार्मूले को अपनी जिंदगी में उतारा कश्मीर में, कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ही आया हूँ ऐसे ही जाऊंगा 5 कोटे। क्योंकि सर कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद आपको आपका 4 अक्टूबर को पिछले साल टेन्योर खत्म हुआ मेघालय का, तो कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि शायद आपको नई एक्सटेंशन नहीं मिली या नई गद्दी नहीं मिली। एक्सटेंशन तो देते ही नहीं थे, किसी को मिलता ही नहीं था, वो कोई मेरा राइट नहीं था। या आपको कोई नई सीट नहीं मिली, क्यों मिलनी तो इसलिए आपको? नहीं, क्यों मिलनी चाहिए? वो तो मैं बहुत पहले से बोल रहा था किसानों पे। तो रिटायरमेंट तो मेरा 6 महीने बाद हुआ, बोल रहा था मैं 6 महीने पहले से। देखिए, मैं किसान पॉलिटिक्स से निकला हूँ, चरण सिंह के साथ काम किया है, वो मेरे वर्गों के लोग हैं, और मुझे ये था कि मैं इनके लिए नहीं बोलूंगा तो मेरा लानत है गवर्नर होना, इसलिए बोल रहा था। तो सर आपने, मुझे याद है आपने 2004 में पार्टी ज्वाइन करी थी बीजेपी, जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी। जी। तो अटल जी से भी आपके अच्छे संबंध रहे होंगे? बहुत अच्छे थे जी। हाँ। तो अटल जी में और प्रधानमंत्री मोदी में धरती आसमान के फर्क है। ही वॉज ए वेरी लिबरल मैन, और वो कोई रंजिश नहीं रखते थे किसी से। क्या वो सबसे बातचीत करते थे? सबसे बातचीत, वो तो दूसरी तरह के अजात शत्रु कहते थे लोगों को। लेकिन अब के समय वो चीजें, मोदी जी आज के समय के लिए ठीक हैं। ऐसा क्या मतलब? समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब हुआ? बस समझो मत, आप इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं सर, आप कुछ तो बताइए इसके बारे में कि आज के समय के लिए मतलब। आज के समय में लोग ऐसे ही आदमी से ठीक रहते हैं जो कड़क हो। और कड़क होना एक चीज है, और वेंजेंस वाला होना एक चीज है। तो आप प्रधानमंत्री को दोनों एंगल से देखते हैं? जब इनर मीटिंग्स चलती होंगी पार्टी में, तो इनर मीटिंग्स के अंदर जब डिस्कशंस होती होंगी, जैसे साला कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई नहीं बोलता उनके सामने। मतलब ये तो बड़ी अचंभित बात है। हाँ, वाकई नहीं बोलता है कोई। गडकरी बोलते थे, उन्हीं को बाहर कर दिया उन्होंने। कोई नहीं बोलता, सब बैठे रहते हैं। हाँ जी आया पास, कोई भी नहीं बोलता। मौसम की बात करेंगे, बारिश की बात करेंगे। सर जैसे अभी ये कहा जाता है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को पकड़ कर रखना चाहती है इलेक्टोरल अलायंसेस में, तो अभी हम जब
तनाव देखते हैं कि मुस्लिम हिंदू बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है, आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये चीजें देश को कमजोर करती हैं? नहीं, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब तक कोहेजन नहीं रहेगा सोसाइटी में, वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करेगी। हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं होना चाहिए। जो लोग इसको बढ़ाते हैं राजनीतिक फायदों के लिए, वो देश का नुकसान करते हैं। तो जब ये इनर कोर मीटिंग्स चलती हैं पार्टी की, तो पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जो चीज़ें उकसाती हैं, और उसके बाद हमको सबको पता है कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि ये ऐसी जो डेरोगेटरी टर्म्स या स्टेटमेंट्स हैं उनका उपयोग ना किया जाए, इलेक्शन से पहले नहीं, हमेशा ही, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा तनाव ही बढ़ाती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री पहले दिनों में तो कहते थे, 4-6 साल पहले की मुझे याद है, वो कहते थे कि देखो मैं माहौल को ठीक करता हूँ, ये खराब कर देते हैं। अब पता नहीं कहते हैं कि नहीं। सर, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे? मेरी आखिरी मुलाकात किसान आंदोलन के ही दौरान हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। और अमित शाह से? अमित शाह जी से तो मैं समझिए 4 को हटाऊं, उसके 1 हफ्ता पहले भी बात हुई थी। क्या बातचीत थी? नहीं, वो तो मैं वहां जा रहा था एक चौधरी छोटू राम से संबंधित मीटिंग में रोहतक, उसके बारे में हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप उसमें मत जाइए। मगर ठीक है, सब नहीं जाने का। और सर, आखिरी सवाल ये है कि आप 15 महीने रहे कश्मीर में, आप एक किताब भी लिखने वाले हैं जैसे कि आपने बताया। कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग बता दीजिए, लोगों को काफी इंतजार रहेगा। नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगी। इस साल के भीतर वो आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। मैं एक बात आपको आश्वस्त कर दूं जी, लोग किताब जब लिखते हैं तो बहुत झूठ लिखते हैं। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर करके जो सही है वो लिखूंगा। तो काफी सारी चीजें रिवील करेगी वो किताब? रिवील तो ज्यादा नहीं करेगी। कोई ऐसा तो था नहीं कि वहाँ कोई साजिश हो रही थी या कुछ था। जो हो रहा था वो मैं लिख दूंगा। सर, इंतजार रहेगा आपकी किताब का। थैंक यू सो मच सर।